Hello students, a very good morning to all of you. I Anupama welcome you all at the Saval classes, and today we are going to start our lecture number 12 of the second series of the English MCQs. So I hope you all are preparing well for your exam, and these MCQs are really going to help you a lot in the preparation of your exam. Alright, so before moving on to the question series, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends ताकि आप कोई भी important videos, important MCQs के lectures या जो भी information आपके पेपर से related है वो आप मिस ना करें. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है जी, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये जो भी सारा हार्डवर्क हम कर रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन सीरीज के साथ. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज व्हिच एज वाज अटैक्ड बाय F.R.Leavis इन न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री. किस एज पे अटैक किया है F.R.Leavis ने अपने इस वर्क में न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री में? रोमांटिक एज को, विक्टोरियन एज को, जैकोबियन एज को या कैरोलाइन एज को? Yes, which age is attacked by F.R.Leavis? Very right, it is Victorian age. Absolutely right. मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं रियली बता रही हूँ, जिस तरीके से आप लोग इस MCQs में परफॉर्म करते हैं, चाहे मैं किसी का नाम लूं या ना लूं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब बहुत अच्छे अपीयर करने वाले हैं एग्जाम में. आप बहुत अच्छे से एग्जाम जो है दे के आने वाले हैं, ठीक है. अब मैं बस भगवान को यही प्रे कर रही हूँ कि एग्जाम जो है अच्छा आए. मैं इजी नहीं कह रही, मैं हार्ड नहीं कह रही, मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप लोगों को आता हो और आप लोग अच्छे से परफॉर्म करके आए कि आप सब जो है सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है. मेरी यही दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप सब सिलेक्ट होके फिर मुझे गुड न्यूज दें अपनी सिलेक्शन की. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2. What did F.R.Leavis reassess in the Great Tradition? किस चीज को रीअसेस करा है द ग्रेट ट्रेडिशन में F.R.Leavis ने? बच्चे एडमिट कार्ड का कोई आइडिया नहीं है मुझे, एडमिट कार्ड का कोई आइडिया नहीं है मुझे. माई ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं. इज इट ड्रामा, इज इट पोइट्री, फिक्शन और ऑल ऑफ दीज? वेरी राइट, ही असेस्ड नॉवल, ठीक है. ग्रेट ट्रेडिशन में नॉवल को रीअसेस करा था F.R.Leavis ने. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a poem written by Yeats? इनमें से कौन सी पोएम जो है Yeats की लिखी हुई है? Very easy question it is. The Second Coming, Palacio, Esther Waters or Snake? Which of the following is a poem written by W.B Yeats? It is the Second Coming. Very right. It is the Second Coming. Question number 4. What is the theme of Sailing to Byzantium? Sailing to Byzantium की थीम बतानी है आपको. A Utopian Vision, Land of Ideal Vision, Eternity of Life या Mortality of Man? What is the theme of Sailing to Byzantium? Sailing to Byzantium की थीम क्या है? नहीं बच्चे नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर में. Yes, it is eternity of life. इमॉर्टैलिटी की बात करी है कि जब कोई भी आर्ट में फिक्स हो जाता है, ठीक है, आर्ट में जब हम फिक्स हो जाते हैं, फिर चाहे कोई स्कल्पचर बनता है, ठीक है, कोई स्टैचू बनता है या कोई पिक्चर होती है, कोई पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, इंसान मर जाता है लेकिन ये चीजें कभी भी नहीं मरती. तो दैट इज व्हाई ही टॉक्स अबाउट इटर्निटी ऑफ लाइफ. Question number 5. What is the genre of Yeats's In the Seven Woods? In the Seven Woods का genre बताना है आपको. It's a play, it's a collection of poems, it's collection of essays या a series of verse tales. What is the genre of Yeats's In the Seven Woods? Seven Woods का genre क्या है? Very right again. It is a collection of poems. Yes. नाम पढ़ के नहीं लगता कि ये पोएम्स होंगी, पर इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि आपको याद रहे. इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. क्वेश्चन नंबर 6. द सिंबल्स यूज्ड बाय W.B Yeats आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज. हाँ जी, W.B Yeats के जो सिंबल्स होते हैं वो डिफिकल्ट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी, because they are derived from British mythology,
दे आर पर्सनल या ऑल ऑफ दीज? Yes, very right again, because they are derived from obscure Irish mythology. देखो बेसिकली क्या होता है, वो खुद आयरिश थे, लेकिन सबको तो आयरलैंड की माइथोलॉजी, आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में नहीं नॉलेज थी ना, तो इसलिए लोगों को वो डिफिकल्ट लगते थे। ठीक है, सारे तो आयरिश जो कल्चर के बारे में नहीं जानते, इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बुक्स आर इंक्लूडेड इन I.A.Richards फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स? कितनी बुक्स फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स का पार्ट हैं? 2, 3, 4 और 5? हाँ जी, हाउ मेनी बुक्स आर इंक्लूडेड इन I.A.Richards फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स? Right, there are 3 books. Very right, there are 3 books. Question number 8, with which writer did I.A.Richards collaborate to write some of his works? किस राइटर के साथ I.A.Richards ने कोलैबोरेट करा था? चार्ल्स की ऑगडन, चार्ली की ऑगडन, चार्ल्स के ऑगडन या चार्ल्स की ऑगडन? हाँ जी, किस राइटर के साथ कोलैबोरेट करा था I.A.Richards ने अपने वर्क लिखने के लिए? इट वॉज चार्ल्स के ऑगडन। यस, के ऑगडन। ठीक है जी। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, थर्सडे को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, देयर विल बी फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑन थर्सडे, राइट? तो थर्सडे को सुबह आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल ग्रुप्स, इन ऑल ग्रुप्स। ठीक है, सभी ग्रुप्स में, फ्री एंड पेड ऑल, राइट? फ्री और पेड सभी ग्रुप्स में ये मॉक टेस्ट जो है आपको उसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आप उसको सॉल्व करके रखोगे, आप उसको सॉल्व करके रखोगे। ठीक है जी, और देन मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है जी, आपको वो मॉर्निंग में मिल जाएगा बच्चे, आपको वो मॉर्निंग में मिल जाएगा 11-12 बजे के करीब, राइट? 11 बजे के करीब आपको वो मिल जाएगा, राइट? उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको शाम को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको शाम को सॉल्व करवाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस पेपर्स भी करेंगे सारे सिलेबस से। यस, बिल्कुल, मॉक टेस्ट सारे सिलेबस से होएगा। देयर विल बी 3 मॉक टेस्ट, टोटल 3, राइट? तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ जी, हाँ जी, 5 PM ही रखेंगे। यस यस बच्चे, एक बात सुनो मेरी अरमान, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो, आपसे कोई बच्चा आके पूछता है मैम आपने जितना करवाया है उतना काफी है, देखो पहले तो कोई भी टीचर इस बात को डिनाई नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि हाँ जितना मैंने करवाया काफी है। और दूसरी बात, वो टीचर ये बोलेगा, जो मैं हजारों बार बोल चुकी हूं, पर फिर भी मैं कल से आपका क्वेश्चन इग्नोर कर रही थी। ठीक है, मैं कल से आपका क्वेश्चन इग्नोर कर रही थी बिकॉज दिस इज अ टोटली यूजलेस क्वेश्चन, यू एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड इट मेनी टाइम्स। इस चीज का सवाल बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार पूछा है फिजूल में। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी आपके ऊपर है, जितना मर्जी पढ़ो। ठीक है, अगर आपको अभी भी वो कम लगती हैं तो जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो, बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, खोल लो, एमएच एब्राहम्स की बुक खरीद लाओ, चलो 4 दिन रह गए तुम्हारे पेपर में, एमएच एब्राहम्स की बुक खरीद लाओ और पढ़ना स्टार्ट करो दोबारा से, उसमें हजारों लिटरेरी टर्म्स हैं अरमान, गो एंड स्टडी देम। अगर इनफ नहीं होती तो मैं क्यों बंद करती? बट बच्चे, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। मैंने पिछली बार जो लास्ट के 2 लेक्चर्स लगवाए हैं ना, जो लास्ट के 2 लेक्चर्स लगवाए थे, वो मैंने पिछली बार नहीं लगाए थे लिटरेरी टर्म्स के। आप लोगों को 30-32 लिटरेरी टर्म्स ज्यादा करवाई हैं मैंने पिछले ग्रुप से, और अभी भी कम लगती हैं तो गो जस्ट स्टडी देम, राइट? ऑल राइट, हु इज द राइटर ऑफ द कॉमन परस्यूट? विलियम एम्सन, I.A.Richards, F.R.Leavis या एलन टेट? हाँ जी, हु इज द राइटर ऑफ द कॉमन परस्यूट? विलियम एम्सन,
I.A.Richards, F.R.Leavis या एलन टेट? यस, वेरी राइट, इट इज F.R.Leavis. ठीक है जी. तीनों दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीनों दिन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट? और आपको जो है पहले भेज दिए जाएंगे एंड यू विल सॉल्व देम एंड देन आई विल डिस्कस देम. ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगी. क्वेश्चन नंबर 10. Which poems of W.B Yeats provided the title for a book by Chinua Achebe? हाँ जी, चिनुआ एचबी के W.B Yeats के चिनुआ एचबी ने कौन सा टाइटल W.B Yeats से लिया है? लेडा इन द स्वान, द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम या ईस्टर 1916? राइट, इट इज द सेकंड कमिंग. वेरी राइट, इट इज द सेकंड कमिंग. हाँ जी, थिंग्स फॉलिंग अपार्ट है ना. कौन सा टाइटल लिया है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं. थिंग्स फॉल अपार्ट, राइट, ये टाइटल लिया है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. Yeats and Lady Gregory collaborated on Abbey Theatre, मॉडर्न थिएटर, ब्रिटिश थिएटर या ग्लोब थिएटर? हाँ जी, Yeats and Lady Gregory collaborated on, yes, they collaborated on Abbey Theatre. Absolutely right. Question number 12. Which critic got himself a title licensed buffoon? रटा देना है ये क्वेश्चन मैंने आपको कि अगर पेपर में आ जाए तो आंखें बंद करके मार्क कर सकते हो. लाइसेंस्ड बफून किसको बोला गया? विलियम एम्पसन, I.A.Richards, F.R.Leavis या T.S.Eliot? Right, it is William Empson. Very right. Question number 13. Which critic was referred to as a critic of genius by Frank Kermode? Critic of genius किसको बोला फ्रैंक करमोडे ने? F.R.Leavis, I.A.Richards, William Empson या W.B Yeats? Who was referred to as a critic of genius by Frank Kermode? Again, that was William Empson. Thank you. हाँ जी, very right. It is William Empson. Question number 14. Who is the writer of Dickens the novelist? Dickens the novelist के writer कौन हैं? F.R.Leavis, I.A.Richards, William Empson या none of these? Who is the writer of Dickens the novelist? So the writer of the Dickens the novelist is? It is F.R.Leavis. Right. Question number 15. Which of these is not written by William Empson? इनमें से कौन सा वर्क विलियम एम्पसन का नहीं है? मिल्टन्स गॉड, Essays on Shakespeare, Seven Types of Ambiguity और Basic English? Which of these is not written by William Empson? हाँ जी, which of these is not written by William Empson? Yes, it is Basic English. Very right. It is Basic English. हाँ जी. Question number 16. What is the full name of I.A.Richards? I.A.Richards का पूरा नाम क्या है? I.A.Richards Armstrong, Isaac Ronald Armstrong या Isaac Ronald Armstrong? Yes, what is the full name of I.A.Richards? Very right, it is I.A.Richards Armstrong. Very right, I.A.Richards Armstrong. Question number 17. What is the full name of F.R.Leavis? Frank Ronald Leavis, Frank Raymond Leavis या Frank Raymond Leavis या Frank Raymond Leavis? ध्यान से स्पेलिंग्स भी ध्यान से पढ़ने हैं. हाँ जी, F.R.Leavis का पूरा नाम क्या है? F.R.Leavis का पूरा नाम क्या है? It is Frank Raymond Leavis. Very right, Frank Raymond Leavis. Question number 18. Which of these writers was excluded from the Great Tradition? कौन से राइटर को ग्रेट ट्रेडिशन में से एक्सक्लूड किया गया था? जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जेन ऑस्टन या लॉरेंस स्टर्न? Which of these writers was excluded from Leavis' The Great Tradition? It was, yes, it was. Which of these writers was excluded? It was, right, very right, very, very right. Yes, it is Lawrence Stern. Absolutely right. Question number 19. Who wrote the Principles of Literary Criticism? Principles of Literary Criticism किसने लिखे थे? I.A.Richards, F.R.Leavis, William Empson या T.S.Eliot? हाँ जी, who wrote the Principles of Literary Criticism? It was written by
Principles of Literary Criticism was written by I.A.Richards. Very right. Yes, very good students. Very, very good. Very good. Question number 20. To which city did Yeats give the imaginary name Byzantium? Yeats ने Byzantium नाम किस सिटी को दिया है? ग्रीस को, अमेरिका को, कॉन्स्टेंटिनोपल को या इजिप्ट को? हाँ जी, किसको येट्स ने बाइजेंटियम का नाम दिया है? किस इमेजिनरी प्लेस को? वेरी राइट अगेन. यस, इट इज कॉन्स्टेंटिनोपल. वेरी राइट, कॉन्स्टेंटिनोपल. क्वेश्चन नंबर 21. Who said this about Yeats? The only poet worthy of serious study. Yeats के बारे में ये किसने बोला? The only poet serious of worthy of serious study. T.S.Eliot ने, Ezra Pound ने, Harold Bloom ने या आर्नल्ड बेनेट ने? Who made this remark about W.B Yeats, the only poet worthy of serious study? It was, yes, it was, very right, it was Ezra Pound. Right, absolutely right, Ezra Pound. Question number 22. To whom did Yeats compare his beloved Maud Yeats अपनी beloved Maud को किसके साथ कंपेयर करते हैं? हेलेन के साथ, वीनस के साथ, एफ्रोडाइट के साथ या क्लियो के साथ? किसके साथ कंपेयर करते हैं येट्स अपने बिलवेड मॉडगॉन को? हाँ जी, किसके साथ कंपेयर करते हैं? ही कंपेयर्स हिज बिलवेड मॉडगॉन टू हेलन. यस, एब्सोल्युटली राइट, हेलन के साथ. क्वेश्चन नंबर 23. इन विच ईयर येट्स अ विजन गॉट पब्लिश्ड? कब पब्लिश हुई थी येट्स की ये जो एक क्रिटिकल वर्क है विजन? 1920 में, 1924 में, 1925 में या 1930 में? अ विजन कब पब्लिश हुआ था? अ विजन गॉट पब्लिश्ड इन 1925. वेरी राइट, 1925 में. क्वेश्चन नंबर 24. इन विच पोएम Yeats talks about his failure of getting any inspiration for writing poems. कौन सी पोएम में Yeats बात करते हैं that he fails to get any inspiration for writing poems? Byzantium, Circus Animal Desertion, The Second Coming or A Prayer for My Daughter. कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके माइंड में आइडियाज आने बंद हो जाते हैं पोएम्स लिखने के लिए. राइट अगेन, it is Circus Animals Desertion. Very right, Circus Animals Desertion. Question number 25. To which philosopher Yeats doesn't refer in Among School Children? Among School Children में Yeats किस philosopher की बात नहीं करते हैं? प्लेटो, अरिस्टोटल, पाइथागोरस या सोक्रेटिस? हाँ जी, अमंग स्कूल चिल्ड्रन में येट्स किस फिलोसोफर की बात नहीं करते हैं? प्लेटो, अरिस्टोटल, पाइथागोरस या सोक्रेटिस? अगेन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज सोक्रेटिस. वेरी राइट, सोक्रेटिस की. क्वेश्चन नंबर 26. दिस वेरी फेमस पोएम बाय येट्स इज अ डर्ज ऑन द डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. हाँ जी, कौन सी पोएम येट्स की जो है एक डर्ज है ऑन द डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? The Second Troy, The Second Coming, The Stolen Child या Easter 1916? Which famous poem by Yeats is called Dirge on the Decline of European Civilization? Yes, it is The Second Coming. Yes, Second Coming में ही उन्होंने न्यू सिविलाइजेशन की बात करी है ना, न्यू एज की बात करी है और यूरोपियन सिविलाइजेशन के फॉल की, ठीक है, फॉल की बात करी है. Question number 27. Under whose influence did Yeats write his poetry? Yeats अपनी पोइट्री किसके इन्फ्लुएंस में लिखते थे? Spanish symbolists, French symbolists, Italian poets या all of these? हाँ जी, W.B Yeats ने अपनी पोइट्री किन के इन्फ्लुएंस में लिखी थी? बच्चे, डर्ज का मतलब होता है एक सैड सॉन्ग. एलिजी होती है डेथ पे लिखी हुई पोयम, राइट? और डर्ज होती है सेम एक डेथ पे लिखा हुआ सॉन्ग. यस, इट इज फ्रेंच सिंबलिस्ट्स. राइट, फ्रेंच सिंबलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 28. हु सेड दैट येट्स इज ऑफ द लास्ट रोमांटिक्स? किसने ये कमेंट करा दैट येट्स इज ऑफ द लास्ट रोमांटिक्स? टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, ग्राहम हफ या एलन टेट? Who made this remark that Yeats is of the last romantics? Yes, it was
This statement was made by Graham Huff. Very right, Graham Huff. All right. Question number 29. For which club Yeats was a co-founder? Yeats ने कौन सा क्लब फाउंड करा था? राइमिंग क्लब, राइमर्स क्लब, राइम क्लब या नन ऑफ दीज? कौन सा क्लब फाइंड करा था येट्स ने? राइमिंग क्लब, राइमर्स क्लब, राइम क्लब या none of these? Very right again, it was Rhymers Club. Absolutely right, Rhymers Club. Question number 30. The last poems of W.B Yeats were steeped in romanticism, mysticism, love or hatred. हाँ जी, जो लास्ट पोएम्स थी W.B Yeats की, उनकी थीम बेसिकली क्या थी? रोमांटिसिज्म, मिस्टिसिज्म, लव या हेट्रेड? थीम क्या थी लास्ट पोएम्स की? राइट, इट वाज मिस्टिसिज्म. ठीक है, दे वर स्टीप्ड इनटू religious, sorry, right, it was steeped into religiousness. All right, mysticism. Question number 31. A dramatic poem is the subtitle of Yeats' Masada, Crossways, Easter 1916 या Byzantium? A dramatic poem किसका सबटाइटल है? Dramatic poem is the subtitle of Masada, Crossways, Easter 1916 या Byzantium? Right, it is the title of Masada, जो कि येट्स की फर्स्ट पोएम है. या जो कि येट्स की फर्स्ट पोएम है, Masada. Right. Then we move on to question number 32. What is the genre of the Celtic Twilight written by Yeats? Celtic Twilight का genre बताना है आपको. Poem, play, prose or short story? The genre of the Celtic Twilight written by Yeats is poem, play, prose or short story? हाँ जी, Celtic Twilight का genre बताना है आपको. The genre of Celtic Twilight is yes, it is a prose. Right, it's a prose work. Very right. Question number 33. What is the genre of Deirdre written by Yeats? Deirdre का genre बताना है आपको, जो कि Yeats का लिखा हुआ है. Play, novel, poem or essay? What is the genre of Deirdre written by W.B Yeats? हाँ जी, so Deirdre is a, yes, I am waiting for your answers. Deirdre is a, हाँ जी, Deirdre is a play. Yes, I am getting very few answers for this question, but it is a play. Right. Question number 34. About how many ambiguities did Empson write his prose work? About how many ambiguities did Empson write in his prose work? 4, 6, 8 or 7? How many ambiguities? It was 7 ambiguities, है ना? बड़ा easy सा ही question था ये. 7 types of ambiguities उनके work का नाम है. Question number 35. Who is the writer of Milton's God? Milton's God के writer कौन हैं? William Empson, I.A.Richards, F.R.Leavis या W.B Yeats? Who is the writer of Milton's God? Milton's God के writer कौन हैं? हाँ जी, yes, Milton's God के writer हैं. Right, very right, it is William Empson. Absolutely right, William Empson. All right, question number 36. In which year I.A.Richards The Foundations of Aesthetics got published? I.A.Richards का The Foundations of Aesthetics कब publish हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? विलियम एम्पसन का फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स कब पब्लिश हुआ था? जो फेमस ईयर मॉडर्न एज का है ना, मॉडर्न एज का सबसे फेमस एंड इंपॉर्टेंट ईयर. बच्चे, इट इज अप टू यू. समरीज के लिए भी आपके ऊपर है. जो मैंने करवाई हैं, जो मैंने बोली हैं, वो प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा समरीज, वो मिस मत कीजिएगा. क्वेश्चन आ सकता है किसी भी नॉवल में से, प्ले में से. राइट. क्वेश्चन नंबर 37.
Culture and Environment is written by William Empson, I.A.Richards, F.R.Leavis या none of these? हाँ जी, प्रीवियस पेपर्स के आपको मिल जाएंगे. Culture and Environment is written by William Empson, I.A.Richards, F.R.Leavis या none of these? It is by F.R.Leavis. Very right. It is by F.R.Leavis. Absolutely correct. Question number 38. The term terrible beauty is contraction of two contradictory words, which in literary term is called a. हाँ जी, क्या बोलेंगे contradictory words को, terrible beauty को? Metaphor, oxymoron, allegory या irony? Terrible beauty is born. Second coming poem में से लिया गया है. It is taken from the poem Second Coming. Yes, it is oxymoron. Very right. आप लोगों को अब फर्क पता लगना शुरू हो गया, मतलब अच्छी बात है. Question number 39. Which Irish folk hero and Red Branch leaders fight with the sea was the subject of an early Yeats' poem? हाँ जी, किस आयरिश फोक हीरो के बारे में बात करी है येट्स ने अपनी पोएम में? कुचुलेन, फिनियन, फिन मैकूल या काउंटेस कैथलीन? Yes, which folk hero he talks about? It is Cuchulain. Right, it's Cuchulain. Question number 40. Dash refers to the linguistic norm specific to a geographical area, social class or status affecting mutual intelligibility. हाँ जी, dash refers to linguistic norm, dialect, register, idiolect या slang. Dash refers to the linguistic norm specific to a geographical area. I have asked this question many times, है ना? I have asked this question many times. Yes, it is dialect. Right, it is dialect. Question number 41. Which among the following implies the underlying rules governing the combination and organization of the elements of language? Underlying rules. ये क्वेश्चंस बार बार आपको इसलिए पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी जाती है, ठीक है, ताकि आप लोगों को वहां पे जिस भी तरीके से आए आप हैंडल कर पाओ. ठीक है, आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये रिपीट हो रहे हैं, बट ये रिपीट इसलिए करे हैं क्योंकि ये रिपीट इसलिए करे हैं, अलग फॉर्म में रिपीट करे हैं. ठीक है जी. यस, इट इज बोथ लैंग एंड कॉम्पिटेंस. वेरी राइट. Who introduced in linguistics the concept similar to Saussure's Lang and Perrault? Similar concept किसने introduce करा था Lang and Perrault से? Leonard Bloomfield, Charles Sanders Peirce, Noam Chomsky या Edward Sapir? Who introduced in linguistics the concept similar to Saussure's Lang and Perrault? Lang and Perrault का similar concept किसने introduce करा था? Yes, it was introduced by Noam Chomsky. Very right, Noam Chomsky. Question number 43. There is no positive relationship between a speech and sound. This property of language is referred to as. No positive relationship between a speech and sound. हाँ जी, स्पीच एंड साउंड में या मीनिंग में, ठीक है, स्पीच में और मीनिंग में कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है. What it is referred to? Arbitrariness, displacement, recursiveness या transference? Right again, it is arbitrariness. Very right. Question number 44. In dialectology, what is the line on a map called which divides areas with different forms of a word? Line on a map को क्या define करते हैं हम? Isobar, isogloss, isotherm या isomer? हाँ जी, line on a map called which divides areas with different forms of a word. क्या कहेंगे हम उसको? What we will refer to it? It will be isogloss. Very right. And the last question for today. Dash is a unit of speech that is a level higher than the speech sound or phoneme. हाँ जी, unit of speech जो कि sound से या phoneme से बड़ा होता है. Tone, एलोफोन, स्ट्रेस या सिलेबल? हाँ जी, यूनिट ऑफ स्पीच जो कि साउंड से फोनीम से बड़ा होता है. इट इज सिलेबल. वेरी राइट. ठीक है जी. तो अब याद रखिएगा
एक तो आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, थर्सडे को, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. इट विल बी सेंट, ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा टाइम पे, एंड देन आई विल डिस्कस इट इन द इवनिंग, राइट. तो 3 मॉक टेस्ट होंगे आपके, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट. वी विल हैव 3 मॉक टेस्ट, ये तीनों दिन होंगे, ऑलराइट. एंड देन हमारा जो शाम का जो है, आप लोगों को याद ही होगा, शाम के लिए हमारे जो राइटर्स होंगे शॉ, बेकेट बेकेट एंड पिंटर, राइट. शॉ, बेकेट एंड पिंटर, राइट. बच्चे सिलेबल क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? देखो, फोनीम होती है हमारी साउंड, राइट. फोनीम है हमारी सिंपल जो भी वाउल या हमारा डिप्थोंग, राइट. हमारा वाउल या डिप्थोंग, राइट, उसको हम फोनीम बोलते हैं. लेकिन सिलेबल जो है, जैसे कि देखो हमने ये वर्ड लिखा बटन, राइट, इसको हम ट्रांसक्राइब करें हैं बटन. कोमलप्रीत, कल का दिन है आपके पास बच्चे को, आपके पास कल का दिन है. आप ये वाले एमसीक्यूज एक बार अटेंड मत करो ना. अगर हम वेट करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है जी. सो जैसे बट एंड अन, राइट, 2 सिलेबल्स हो गए यहाँ पे, बट एंड अन, राइट. तो दिस इज सिलेबल, दिस इज सिलेबल. बच्चे नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग वाला ऑक्सीमोरॉन था. जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो दैट इज ऑक्सीमोरॉन. फ्रेज जो है ऑक्सीमोरॉन होता है, राइट. साइन, साइन किसी भी वर्ड को बोल देते हैं बच्चे. साइन के 2 पार्ट्स होते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, राइट. साइन जो है एक आर्बिट्रेरी टर्म है जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड. All right then. Thank you so much all of you. Have a very good day. We'll see you in the evening. All right. Thank